स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। आज हम उससे आगे चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब मूत्र निर्माण की क्रिया क्या होती है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं और कैसे इस क्रिया होती है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हृदय से निकले संपूर्ण रक्त की लगभग 10 से 15% मात्रा ही कहाँ पहुँचती है, आपकी किडनी में पहुँचती है। और किडनी में क्या होता है, वहाँ से रक्त में जो उपस्थित उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको छान लिया जाता है तथा रक्त को शुद्ध करके वापस से भेज दिया जाता है। तो जो किडनी में रक्त आता है उसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, जबकि किडनी से निकले रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा कम होती है। जब रक्त के साथ यूरिया ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है तो मूत्र निर्माणी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। किडनी प्रति मिनट लगभग 500 से 750 ml रुधिर प्राप्त करती है। इस रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम अशुद्ध भी कहते हैं, जबकि किडनी से निकले हुए रक्त में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा कम होने के कारण हम उसे शुद्ध भी कहते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में कुछ चरण लगते हैं जो निम्न प्रकार है, जिनका अध्ययन हम स्लाइड बाय स्लाइड करेंगे। जिसमें पहला चरण है आपका अति सूक्ष्म निस्संदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं हम उसे। दूसरा चरण आता है आपका वर्णनात्मक अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं जिसमें अपन। तीसरा आता है आपका श्रावण या सिक्रेशन। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखा रखा है। डायग्राम में आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है ये अभिवाही, यहाँ पे अभिवाही धमनी है आपकी, ये अपवाही धमनी है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं अभिवाही धमनी अपवाही धमनी की तुलना में क्या हुआ है, थोड़ी चौड़ी है। तो जितनी मात्रा में रक्त प्रवेश करता है ग्लोमेरुलस में उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता है। तो क्या करता है, रक्त एक दबाव उत्पन्न करता है केशिका गुच्छ में। उस दबाव की वजह से क्या होता है, रक्त में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो छन के कहाँ जाते हैं, आपके बोमन संपुट में आ जाते हैं। उसके पश्चात बोमन संपुट में कुछ दाब कार्य करते हैं, हम कह सकते हैं प्रेशर कार्य करते हैं। उन प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो पदार्थ छन के आते हैं वो बोमन संपुट से आगे समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले के लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग में पहुँचते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उस उत्सर्जित पदार्थों के संग कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन के आ जाते हैं, जिनका वापस से क्या होता है, अवशोषण होता है, जो आपका कहलाता है वर्णनात्मक अवशोषण। उसके बाद सिक्रेशन की क्रिया होती है और उत्सर्जित पदार्थों को कहाँ भेज दिया जाता है, संग्रह नलिका में भेज दिया जाता है। वहाँ से मूत्र नलिका से होकर मूत्राशय, फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से प्रेशर हैं जिनकी वजह से मूत्र का निर्माण होता है। तो हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड है अपनी आपकी अति सूक्ष्म निस्संदन या जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें मूत्र निर्माण की क्रिया अति सूक्ष्म निस्संदन से प्रारंभ होती है। इस क्रिया में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित यूरिया, जल, अमीनो अम्ल आदि ग्लोमेरुलस की पारगम्य कोशिकाओं से छनकर कहाँ आते हैं, आपके बोमन संपुट में आते हैं तथा वहाँ से नेफ्रोस के अन्य भाग में पहुँचते हैं। इस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया के बारे में बताया था। इस क्रिया में कुछ दाब कार्य करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वो दाब कौन कौन से हैं अब अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं GHP। अब ये क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस में अभिवाही कोशिकाओं का व्यास अपवाही कोशिकाओं की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। इस कारण जितना रक्त एक समय में ग्लोमेरुलस में प्रवेश करेगा उतना निकल नहीं पाएगा। जब रक्त नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा, वो दबाव उत्पन्न करेगा किस पे, ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं की भित्ति पर। और उस दबाव का मान कितना होता है आपका 75 mm ऑफ Hg, जिसे ये आप कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या GHP। ठीक है, अब हम अगले दाब की बात करते हैं। अगला होता है आपका अपोजिट प्रेशर या हिंदी में हम कहते हैं विरोधी दाब, जो स्वयं में कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला प्रकार का आता है आपका ब्लड कोलाइडल अपोजिट प्रेशर या शॉर्टकट में आप कहते हैं BCOP। ये कैसे उत्पन्न होता है, ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन का दाब होता है, जो लगभग कितना होता है आपका 30 mm ऑफ Hg। इसके अलावा दूसरा अपोजिट प्रेशर कौन सा कार्य करता है, ये अपोजिट प्रेशर किसके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, जो आपका ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके अपोजिट में कार्य कर रहे हैं, मतलब उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो दूसरा है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे शॉर्टकट में कहते हैं आप CHP। तो यह है बोमन संपुट की दीवारों का दाब होता है, जो उसमें उपस्थित लिक्विड के कारण होता है, जो लगभग कितना होता है 20 mm ऑफ Hg।
तो पहले अपन ने बात करी ग्लोमेरुलस की, वो कितना होता है 75 mmHg। फिर अपन ने अपोजिट प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो कितना है आपका, एक तो है आपका पहला है 30 mmHg और दूसरा है 20 mmHg। तो टोटल कितना हो गया मिला के 30 + 20 कितना हुआ, टोटल हो गया आपका 50। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला आता है आपका इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब कि शॉर्टकट में EFP। तो ये क्या होता है, यह दाब रक्त के GHP, मतलब जो सबसे पहले अपन ने बात की थी ग्लोमेरुलस तथा अपोजिट प्रेशर के बीच का अंतर होता है। तो अपना कितना हुआ, GFP कितना था अपना पहले 75। टोटल अपोजिट प्रेशर कितना था, जो दो प्रकार का था, पहला था BCOP 30, उसके बाद क्या था CHP 20। टोटल कितना हो गया आपका 50, 75 में से 50 गया तो 25। तो इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब कि वह प्रेशर जिसके कारण उत्सर्जी पदार्थ छन के रक्त में से किस में आते हैं, बोमन संपुट में आते हैं, वो कितना होता है आपका 25 mmHg होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका अति सूक्ष्म निस्यंदनी क्रिया समाप्त होती है। हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है आपकी वर्णनात्मक अवशोषण, यानी कि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब इसमें कुछ सेलेक्टिव पदार्थ होंगे, उनका क्या हुआ पुनः अवशोषण किया जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण वर्णनात्मक अवशोषण कहलाता है। यह क्रिया समीपस्थ दूरस्थ कुंडलित भाग तथा हैनले के लूप के द्वारा संपन्न होती है। और अवशोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्च दहलीय पदार्थ, कि उच्च दहलीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण सक्रिय रूप से तथा पूर्णतः हो जाता है वह कहलाते हैं आपके उच्च दहलीय पदार्थ। और इनका पूर्णतः अवशोषण क्यों होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए आपके आवश्यक होते हैं। अगर ये उत्सर्जित पदार्थों के साथ मूत्र के साथ छन के बाहर निकल जाएंगे तो आपके शरीर में इनकी कमी हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल तथा उत्सर्जित पदार्थ के संग जो छड़ के आ रहा है ग्लूकोज व एमिनो अम्ल क्या होंगे, आपके उच्च दहलीय पदार्थ होते हैं। तो इनका वापस से पूर्णतः अवशोषण कर लिया जाता है। अगला आता है आपका निम्न दहलीय पदार्थ। तो वो कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण निष्क्रिय रूप से नहीं के बराबर होता है उन्हें निम्न दहलीय पदार्थ कहते हैं। नहीं के बराबर मतलब कि बहुत कम मात्रा में होता है। वो कौन से होते हैं, आपके यूरिया। इसके अलावा होता है अदहलीय पदार्थ। अदहलीय पदार्थ क्या होता है, जिसमें आपके शरीर को किसी उस पदार्थ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, वो पहला पदार्थ कैसे कहलाते हैं, अदहलीय पदार्थ। तो इसमें जैसे डेफिनेशन है, वह पदार्थ जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता तथा संपूर्ण मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है, अदहलीय पदार्थ होते हैं। और इसकी संपूर्ण मात्रा मूत्र के साथ क्यों बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। अगर ये अधिक मात्रा में आपके शरीर में जमा होते रहे और शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके शरीर में बैड इफेक्ट पड़ेगा। और ये कौन से होते हैं, आपके यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे वर्णनात्मक अवशोषण की बात समाप्त हो गई है। वर्णनात्मक शोषण में क्या होता है, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जल की कुछ मात्रा भी क्या होती है उसमें पहुँचती है उत्सर्जित पदार्थों के साथ, जिसमें से 80% जल की मात्रा का अवशोषण कर लिया जाता है, बाकी जो 20% मात्रा है मूत्र के साथ बाहर निकलती है। अब तीसरा अपना आता है श्रावण या सिक्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो कि इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में छनकर कहाँ नहीं आ पाते, बोमन संपुट में नहीं आ पाते, और जो कैसे होते हैं उत्सर्जित होते हैं, उन्हें डायरेक्ट कहाँ डाला जाता है, समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग या हैनले के लूप में स्रावित किया जाता है। तो ये श्रावण क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्रावी भाग में उपस्थित, रक्त कोशिकाओं के रक्त में उपस्थित बचे हुए उत्सर्जित पदार्थ जो ग्लोमेरुलर फिल्टर से छनकर नहीं आ पाते हैं, सीधे ही समीपस्थ दूरस्थ कुंडलित भाग तथा हैनले के रूप में स्रावित किए जाते हैं। तो वो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्रावण कहलाती है। और ये कौन से पदार्थ होते हैं, क्रेटिनिन होता है, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन अगले साइड की तरफ चलते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है, पदार्थ छन गए, श्रावण हो गया। अब क्या होगा, ये सारे इकट्ठे हुए कहाँ जाएंगे, आपके संचय कोशिकाओं में डाल दिए जाएंगे। संचय कोशिकाओं से कहाँ जाएंगे, ये मूत्र नलिका से होते ब्लैडर में जाएंगे, और वहाँ से कहाँ होगा, इनका उत्सर्जन शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके मूत्र निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे कि अपन ने सबसे पढ़ा था
पहले पढ़ा था अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है, मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, कि कैसे पदार्थ छनते हैं, कौन कौन से उसमें प्रेशर कार्य करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वर्णनात्मक अवशोषण क्या होता है, कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं अगर वो उत्सर्जित पदार्थ के साथ छन के आ जाते हैं तो उनका क्या करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। और पदार्थ के फिल्ट्रेट के अवशोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उच्च दहलीय पदार्थ, निम्न दहलीय पदार्थ तथा अदहलीय पदार्थ। फिर अपन ने पढ़ा था सिक्रेशन, कि जो पदार्थ छन के नहीं आते हैं उनको डायरेक्ट कहाँ डाल दिया जाता है, समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग तथा हेनले के रूप में स्रावित कर दिया जाता है, जो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्रावण कहलाती है। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बच गई है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और वो चीज़ होती है आपकी यूरिया साइकिल। कि यूरिया साइकिल क्या होती है, यूरिया का निर्माण कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप बहुत से एग्जाम देंगे, वहाँ पे पूछा जाएगा स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण या उत्सर्जित पदार्थ के निर्माण में लीवर का क्या योगदान होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यूरिया साइकिल के बारे में पूछा जाता है। तो अपन पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। तो इसमें होता है, स्तनधारियों के शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल दिया जाता है तथा अमोनिया को लीवर की कोशिकाओं द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो किडनी द्वारा रक्त में से पृथक कर लिया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया एक चक्र के रूप में होती है और यह चक्र क्या कहलाता है, आपका यूरिया चक्र कहलाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अमोनिया आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसे यूरिया के रूप में तोड़ा जाता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं अपन। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको यूरिया साइकिल दिखा रखा है। तो यूरिया साइकिल में आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, CO2 और NH4 आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बामाइल फास्फेट का निर्माण कर रहे हैं, जो किससे क्रिया कर रहा है, ऑर्निथिन से क्रिया कर रहा है। और किसका निर्माण हो रहा है, सिट्रुलिन का निर्माण हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिट्रुलिन का निर्माण हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, सिट्रुलिन जो है आर्जिनोसक्सिन सिंथेट एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो रहा है, आपका आर्जिनोसक्सिनेट में परिवर्तित हो रहा है। उसके पश्चात क्या हो रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका आर्जिनिन में हो रहा है। और आर्जिनिन किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका आप देखोगे तो ऑर्निथिन में हो रहा है। और इसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पे यूरिया का निर्माण भी होता है। तो यूरिया तो क्या होता है, मूत्र के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑर्निथिन इस चक्र में पुनः काम में लिया जाता है। तो इस तरह ये यूरिया साइकिल एक तरह से पूरी होती है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो इसमें कुछ मोस्टली 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट का निर्माण। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप CO2 तथा NH3 प्लस H2O क्रिया किसका निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बामाइल फास्फेट का निर्माण कर रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेड एंजाइम की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फास्फेट का निर्माण। दूसरा स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब हमारा किसका निर्माण हो गया, कार्बामाइल फास्फेट का निर्माण हो गया। अब वो किससे क्रिया करेगा, ऑर्निथिन से क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा। और किसका निर्माण होगा, आपका सिट्रुलिन का निर्माण होगा। ये आपके यूरिया साइकिल का दूसरा चरण होता है। इसके बाद हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा चरण होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट का होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इससे पहले चरण में जो निर्मित होता है सिट्रुलिन, किसके साथ क्रिया करता है, एस्पार्टिक एसिड के साथ क्रिया करता है। और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, आपका ऑर्जिनोसक्सिनेट का निर्माण होता है। अब इसके अगले चरण में चलते हैं। तो अगला चरण क्या होता है, आपका आर्जिनिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। और वो कैसे होता है, ऑर्जिनोसक्सिनेट एसिड एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, विघटित होता है। और विघटित होकर किसका निर्माण करता है, एक तो निर्माण करता है आर्जिनिन का निर्माण करता है और एक निर्माण करता है फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड कहाँ चल जाती है, फ्यूमेरिक एसिड आपके क्रेब साइकिल में चल जाती है और ऑर्जिनिन यूरिया चक्र के अगले चरण में काम में ली जाती है। तो हम अगले चरण की बात करते हैं। तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कि यूरिया का निर्माण। अब आर्जिनिन क्या होता है, एंजाइम की उपस्थिति में किस किस में टूटता है, यूरिया में टूटता है तथा ऑर्निथिन में टूटता है। अब यूरिया क्या होगा, यूरिया को रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, किडनी में पहुँचा दिया जाएगा। किडनी में से क्या होगा, उसका अति सूक्ष्म निस्संदन होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उस अग्रणी नलिका से, मूत्र नलिका से होता हुआ शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो ऑर्निथिन का निर्माण होता है वो इस चक्र में पुनः काम में लिया जाएगा। और वो किससे क्रिया करेगा, वापस से कार्बोनिल फास्फेट से निर्माण क्रिया करेगा और इस चक्र को पुनः दोहराया जाएगा। इस तरह क्या होता है, ये चक्र
एक सर्किल में चलता रहता है, तो जैसे यूरिया चक्र कहते हैं। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, CO2 NH3 से जल की उपस्थिति में क्रिया किसका निर्माण करती है, कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण करती है, जो किससे क्रिया करता है, आपके ऑर्निथिन से क्रिया करता है। और किसका निर्माण होता है, सिट्रुलिन का निर्माण होता है। फिर सिट्रुलिन ऑर्जिनोसक्सिनेट एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। सिट्रुलिन से किसका निर्माण होता है, ऑक्जिनोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। उसके अगले चरण में चलेंगे तो ऑक्जिनोसक्सिनिक एसिड से किसका निर्माण हो रहा है, आपका ऑर्जिनिन का निर्माण हो रहा है और फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। फ्यूमेरिक अम्ल कहाँ चल जा रही है, आपकी क्रैब्स साइकिल में चल जा रही है। उसके बाद आर्जिनिन से किसका निर्माण हो रहा है, आपका ऑर्निथिन का निर्माण हो रहा है, यूरिया का निर्माण हो रहा है। यूरिया क्या हो रहा है, मूत्र के संग शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और ऑर्निथिन इस चक्र को पुनः चलाती है। तो इस तरह से ये जो मैकेनिज़्म होती है मूत्र निर्माण की, ये पूरी होती है, जिसमें अपन ने पढ़े कौन कौन से स्टेप होते हैं, यूरिया का निर्माण कैसे किया जाता है, फिल्ट्रेट के आधार पे या अवशोषण के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उच्च दहलिक क्या होते हैं, निम्न दहलिक क्या होते हैं, अदहली पदार्थ क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ी थी, एक तो नेफ्रॉन की संरचना है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है और यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अपन ने इसके अंदर पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।